हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे साथियों, देखिए आज हम आपके लिए कक्षा 12th इंग्लिश कंपलसरी की पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। और पोइट्री वाला सेक्शन देखिए, मैंने अपना सिलेबस जो है सीनियर क्लास 12th का जो सिलेबस है बेटाओ, वो सिलेबस अपनी फर्स्ट वीडियो में पूरा के पूरा छोड़ रखा है कि हमको किस प्रकार से सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको अध्ययन करना है। तो बेटाओ यानी कि सबसे पहले आप पहले वीडियो पर जाकर के वहाँ पर पूरा सिलेबस देख सकते हैं और पूरा सिलेबस देखने के बाद अपनी पढ़ाई आप सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अपनी बुक है बेटा रेनबो, तो रेनबो बुक में 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो प्रोज का है जिसे हम गद्य भाग कहते हैं, और दूसरा अपना पोइट्री का है। अब पोइट्री वाला जो सेक्शन है ये अपना 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स। और इसमें बेटा अपनी 5 पोइम है, ये 5 पोइम के क्वेश्चंस और एक्सट्रैक्ट, एक एक्सट्रैक्ट आता है 4 नंबर का और 2-2 नंबर के बेटा 3 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से ये 10 नंबर का अपना पोइट्री का सेक्शन है जो हम आज की क्लास से पूरा करेंगे। आज की क्लास से पूरा तो नहीं, हम आरंभ करेंगे बेटाओ, ठीक है। यानी कि और पोएम को शुरू से लेकर एंड तक बड़े ध्यान से देखो, बहुत ही सारी बारीकियां आपके दिमाग से निकलेंगी और बहुत सारे डाउट भी आपके दिमाग से आउट हो जाएंगे बेटाओ। देखिए बहुत दिन से हम अपने घर पर बैठे थे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की बेहद डिमांड पर, छात्रों की बेहद मांग पर हमने अपना ये टॉपिक शुरू किया है। बिल्कुल 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बस आप ये लो। यानी कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, सर सारे टीचर्स जो है वो अपनी वीडियोस डालते हैं नेट पर, लेकिन आपका कोई भी वीडियो नहीं आता है। बेटा ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना लो। 100 सुनार की एक लोहार की, अपनी एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो से ही पूरे वीडियो जगत में धमाल बन जाएगा। हम आपको जो भी कुछ कराएंगे इतने अच्छे तरीके से कराएंगे कि आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए हम आज का सेक्शन हम शुरू करते हैं पोएम के साथ। तो देखो बेटा, आज हम सबसे पहले अपनी जो पोएम है द स्नेयर, इसको बेटा हम पूरा करते हैं। बोर्ड पे देखो आप अच्छे से, पूरी की पूरी अपनी बोर्ड रिटर्न हुई है। तो अपनी पहली जो पोएम है बेटाओ ये है द स्नेयर। द स्नेयर का मतलब क्या होता है बेटाओ? जाल या फंदा। फंदा आप जानते हैं अच्छे से। द स्नेयर, इसके पोएट्स नेम देखो, कवि का नाम है बेटाओ जेम्स स्टीफेंस। बच्चे इसको जेम्स स्टीफेंस बोलते हैं, जेम्स स्टीफेंस। जेम्स स्टीफेंस नहीं मेरे बच्चों, ये जेम्स स्टीफेंस, जेम्स स्टीफेंस। तो देखो सबसे पहला नियम, एक एक सीरीज से लेके चलूंगा स्टेप बाय स्टेप आपको। तो देखो सबसे पहले हमें अपनी पोएम का नाम याद रखना है बेटा, द स्नेयर, ठीक है। द स्नेयर के कवि हैं यानी कि पोएट कौन है बेटा? जेम्स स्टीफेंस। ये बात अपने माइंड में पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। अब आइए बताओ, तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि ये द स्नेयर क्या होता है। तो देखो बेटाओ, स्नेयर को हम एक दूसरी भाषा में बेटाओ ट्रैप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटाओ? ट्रैप। और ट्रैप का मतलब भी क्या होता है? जाल या स्नेयर, ओके। या फिर बेटाओ इसको हम अच्छे से नूज भी बोल सकते हैं। नूज का मतलब भी क्या होता है बेटाओ? जाल या फंदा। और एक आप जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से बेटाओ, नेट। और नेट का मतलब भी क्या होता है बेटाओ? जाल। अब ये जाल होता क्या है? तो देखो जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए या फिर व्यक्तियों को पकड़ने के काम भी आता है। देखो स्नेयर का मतलब होता है, स्नेयर इज ए नेट इज मेड ऑफ वायर और स्ट्रिंग्स, यानी कि मेड ऑफ वायर, तारों से बना हुआ। यानी कि जो जाल जो होता है, स्नेयर जो होता है, वो एक प्रकार का बेटा जाल होता है जो कि तारों या धागों का बनाया हुआ
होता है। और इसका पर्पज जो होता है ये टू कैच द बिल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये मनुष्यों और जानवरों आदि को पकड़ने के काम आता है। अब इसको हम ट्रैप भी बोल सकते हैं, नूज भी बोल सकते हैं और इसको हम नेट भी बोल सकते हैं। देखो नेट अपने आप में बेटा एक इनफॉर्मल वर्ड है, नेट का मतलब भी क्या होता है बेटा, जाल ही होता है। अब बात करें बेटा हम ट्रैप की, तो देखो स्नेयर क्या होता है बेटा, एक तारों से यानी कि बना हुआ या फिर एक धागे से बना हुआ एक जाल जो पक्षियों को पकड़ने के काम आता है, जिसको हम नेट बोल सकते हैं। ट्रैप क्या होता है बेटा, ट्रैप मीन्स जाल या फंदा होता है, लेकिन ट्रैप एक मशीन के लिए यूज हुआ है बेटा, एक मशीन एक उपकरण के द्वारा किसी पर घेराबंदी करना। ध्यान रखना इसको ट्रैप का मतलब। ट्रैप का मतलब कहते हैं ना आप जाल में फंस गए, जाल में फंसने का मतलब समझ रहे हैं आप इसको, जाल में फंसने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे से उसमें जाल में किसी तारों के जाल में फंस गए। जाल का मतलब है आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, आपको यू आर ट्रैप्ड, ठीक है। तो जैसे बोला यू आर ट्रैप्ड, तो आपको घेर लिया गया चारों तरफ से, दुश्मनों से घेर लिया गया। या जैसे आजकल बड़े बड़े उपकरण मशीन चल रहे हैं, मशीनों से किसी को ट्रेस कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, तो उस जगह बेटा हम किसका यूज करते हैं, ट्रैप का यूज करते हैं। ओके, और नूज एक फंदा होता है जिसे हम लूप का बना हुआ कह सकते हैं, जैसे कि कोई रस्सी वगैरह का फांसी का फंदा होता है हैंगिंग करने के लिए जो काम आता है, उसे आप बेटा क्या बोलते हैं, नूज बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे द स्नेयर, अब द स्नेयर जो यूज हुआ है वो बेटा किसके लिए यूज हुआ है, नेट के लिए, यानी कि एक ऐसा जाल या फंदा जो पक्षियों या जानवरों को पकड़ने के काम आता है। तो बात हुई बेटा अपनी किसकी, स्नेयर की। अब बात करते हैं आगे। अब हमारी जो ये पोएम है जाल या फंदा, इसके कवि बेटा जेम्स स्टीफेंस हैं। अब जेम्स स्टीफेंस ने इस कविता के अंदर अपनी दयनीय स्थिति को प्रकट किया है, ठीक है। इस कविता में कवि जेम्स स्टीफेंस को बेटा एनिमल लवर बताया गया है, एनिमल लवर। एनिमल लवर का मतलब होता है बेटा पशु प्रेमी, ठीक है, पशु प्रेमी के रूप में भांति में यूज किया गया है। अब इस कविता में जो जेम्स स्टीफेंस हैं, ये जेम्स स्टीफेंस जानवरों के प्रति अपनी सहानुभूति यानी कि सिंपैथी को क्रिएट करते हैं, सिंपैथी को दर्शाते हैं। इस कविता का जो सारांश समराइजेशन वो इस प्रकार से बेटा, एक खरगोश होता है छोटा सा, उसकी कवि आवाज को सुनता है, ठीक है। तो आवाज को सुन करके उसकी आवाज कैसी होती है, दर्द भरी होती है, तो कवि के दिल में जो भाव जो उत्पन्न होते हैं बेटा, वो भाव एकदम दयनीय होते हैं, पैथेटिक होते हैं। ओके बेटा, पेनफुल भाव, पेनफुल फीलिंग्स होती हैं। तो ये कवि की जो पेनफुल फीलिंग्स हैं, सिंपैथाइज है, ये सारी चीजों को, सारी बातों को इस कविता के अंदर छोटे से एक देखो 4 खंड है बेटा, इसके 4 एक्सट्रैक्ट हैं, एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं। देखो एक चीज और निकाल दूं मैं आपको सिंगल से बेटा, कहीं भी मैं आपके लिए एक्सट्रैक्ट यूज करूं, एक्सट्रैक्ट, या फिर यूज करूं बेटा स्टेंजा, और या यूज करूं मैं हिंदी में खंड, या यूज करूं बेटा छंद। इन चारों का मतलब एक ही होता है, एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं आप, स्टेंजा कह सकते हैं आप, खंड कह सकते हैं आप, कोई भी छंद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा 4 एक्सट्रैक्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब इस कविता के जो 4 एक्सट्रैक्ट हैं, इन चारों एक्सट्रैक्टों में हम एक एक करके बेटा इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए आइए, सबसे पहली चीज जो इसके अंदर हमको देखनी बेटा, चारों एक्सट्रैक्ट में कितनी लाइन है बेटा, 4-4 लाइन्स हैं, यानी कि 1 एक्सट्रैक्ट कंटेन्स 4 लाइन्स, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वन में एवरी वन कंटेन्स 4 लाइन्स, यानी कि प्रत्येक खंड में कितनी पंक्तियां बेटा, 4 पंक्तियां हैं। अब कवि ने इसमें आइम्बिक टेट्रामीटर, वो आप जानते नहीं, मैं आगे आपको समझाऊंगा कि आइम्बिक टेट्रामीटर क्या होता है। आइम्बिक टेट्रामीटर ये होता है बेटा एक पंक्ति में 8 से 10 सिलेबल होना। यदि किसी भी एक पंक्ति में 8 से 10 सिलेबल होते हैं, सिलेबल का मतलब होता है बेटा खंड, तो वो कविता का एक आइम्बिक टेट्रामीटर होता है। अब इस कविता में कितने 4 खंड हैं, चारों खंडों में कितनी लाइन है बेटा, 4-4 लाइन है, तो टोटल मिला के कितनी लाइन हो गई बेटा, 4 चौका 16 पंक्तियां हैं। अब देखिए इन 16 पंक्तियों में कवि ने, ज्यादा बड़ी कविता नहीं है, छोटी सी पोएम है बेटा, इन 16 पंक्तियों में कवि ने अपने भावों को किस प्रकार से व्यक्त किया है मेरे बच्चों, वो आप देखिए। वो देखने से पहले देखो, जब इस कविता को हम पढ़ते हैं, आई हेयर
अ सडन क्राई ऑफ पेन। इसकी एक चीज समझाता हूं बेटा मैं आपको, ये सारी चीजें नोट करते जाना बच्चों, जितनी भी चीजें आ रही हैं सारी चीजें नोट करते जाना। राइम स्कीम, अब ये राइम स्कीम क्या होती है ये और समझा देता हूं मैं आपको। राइम स्कीम होती है बेटा कविता की तुकबंदी योजना। तुकबंदी का मतलब कविता के अंत में कविता की लय जो होती है बेटा, पोएम की जो लय होती है वो लय मिलती है। और राइम स्कीम इस कविता की कैसे, देखो यहां पे देखेंगे लिखा हुआ पेन, यहां पे लिखा हुआ स्नेयर, यहां पे लिखा हुआ अगेन और यहां पे लिखा हुआ है बेयर। क्या लिखा हुआ बेटा, पेन, स्नेयर, अगेन, वेयर। तो इस कविता की राइम स्कीम क्या हुई बेटा कि अपना पहली जो लाइन है, ये पहली लाइन किससे मिल रही है बेटा, तीसरी लाइन से। कंप्लीट। पहली पंक्ति किससे मिल रही है, तीसरी पंक्ति से, और दूसरी पंक्ति किससे मिल रही है बेटा, चौथी पंक्ति से। पेन अगेन, स्नेयर बेयर, पेन अगेन, स्नेयर बेयर। इधर चलते हैं, देखो बेटा, वेयर एयर एड अफ्रेड, वेयर एयर एड अफ्रेड। इधर चलो बेटा, अफ्रेड एड फेस प्लेस, प्लेस प्लेस, इसको छोड़ो, ये सब थोड़ा अलग है, तीसरे स्टेंजा को छोड़ के स्नेयर और वेयर। यानी कि इस कविता की जो तुकबंदी है बेटाओ वो पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी इस प्रकार से मिली हुई बेटाओ। पहली पंक्ति किससे जुड़ रही है बेटाओ, तीसरी से, यानी पहली लाइन की जो तुक है वो किससे मिलती है, तीसरी से, और दूसरी लाइन की जो तुक है वो किससे मिलती है बेटाओ, चौथी से। तो यानी कि देखो पहली लाइन को मान लेते हैं हम ए, क्या मान लेते हैं बेटाओ, ए, और जिससे तुक मिल रही है उसको क्या मान लेते हैं बेटा अपन, बी, फिर ए और बी। देखिए इधर समझो बेटाओ, इसको क्या माना अपन ने बेटाओ, ए, ठीक है, और इसको क्या माना बेटा अपन ने, ए, इसको क्या माना अपन ने, वी, और इसको क्या माना अपन ने, वी। तो एक ही वी से, एक ही वी से। तो इसकी जो तुकबंदी राइम स्कीम जो है बेटाओ, अगर राइम स्कीम क्या बनेगी बेटाओ, ए वी ए वी। इस कविता की राइम स्कीम जो है, तुकबंदी जो योजना है मेरे बच्चों, वो ए वी बन करके तैयार होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए इस कविता को पहले हम राइम स्कीम के अनुसार हम इसको पढ़ते बेटा कि राइम स्कीम के अनुसार ये कविता किस प्रकार से पढ़ी जाएगी। आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, नाउ आई हेयर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। तो इसकी जब तुकबंदी योजना लगाएंगे तो हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे बेटा, आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, नाउ आई हेयर द क्राई अगेन। पहली से तीसरी पढ़ के देखो, आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, नाउ आई हेयर द क्राई अगेन, देयर इज ए रैबिट इन अ स्नेयर बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। ओके स्टूडेंट्स, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। अब अगला जो स्टेंजा है, यानी कि प्रत्येक स्टेंजा की जो अंतिम पंक्ति है वो अगले नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट पंक्ति बन जाती है बेटा। ये कविता की यूनिटी को दर्शाती है कि कब यूनिटी को दर्शाने का मतलब कविता आपस में एक दूसरे से मिली हुई है। ठीक है, यानी एवरी लास्ट लाइन बिकम्स द फर्स्ट लाइन द नेक्स्ट एक्सटेंजा, यानी कि प्रत्येक कविता की जो अंतिम पंक्ति है वो फर्स्ट पंक्ति बन जाती है। अब इस स्टेंजा की अंतिम पंक्ति इसकी फर्स्ट बन गई, देखो, व्हाट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, व्हाट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। अब इसको तुकबंदी योजना के अनुसार पढ़ के देखो बेटा,
कैसे? राइम स्कीम के दौरान वट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, वट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, he is calling out for aid, making everything afraid, making everything afraid। आइए अब देखो इसकी अंतिम स्टेंजा फिर इसका बन गया मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, किसके अनुसार जाएगा? इसके अनुसार, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, wrinkling up his little face and I cannot find the place, wrinkling up his little face and I cannot find the place, and I cannot find the place, ये अंतिम पंक्ति फर्स्ट बन चुकी है, and I cannot find the place, little one, oh little one, where is his paw in the snare, I am searching everywhere, where is his paw in the snare, where is paw is in the snare, I am searching everywhere। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसकी तुकबंदी वो है, तुकबंदी के अनुसार हम इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि इनकी तुक कैसे मिलती है आराम से। आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन अ स्नेयर, इस तरह से नहीं पढ़ना है इसको तुकबंदी के अनुसार। आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, नाउ आई हेयर द क्राई अगेन। एक दो बार पोएम को जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है उस तरह से आप पढ़ के देख सकते हैं। यहां पे देखो बेटाओ, लिटिल वन, ओहो लिटिल वन, ये थोड़ा सा पैथेटिक रूप में बोलता है, ये नहीं लिटिल वन, ओ लिटिल वन, ऐसे नहीं, लिटिल वन, ओहो लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। तो देखो ये तो हुआ बेटा कविता को पढ़ना। अब हम इस कविता का, इस पोएम का थोड़ा सा अर्थ करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? इसको आप एक बार देख लो ढंग से। हाउ डाउन, चलिए अब इसका हम अर्थ कराते हैं बेटा आपको एक एक करके। तो देखिए अब मैं आपके सामने एक जो अपनी ये है, ये मैं आपके सामने ऊपर से बेटा मिटा के चलता हूं। ये आपने लिख ही लिया होगा, देख लिया होगा। इसको हम यहां से मिटाते हैं जिससे कि हम इस पोएम को थोड़ा सा समझें। हाँ बेटाओ, देखिए अब हम इस पोएम को समझते हैं बेटाओ। तो पोएम का नाम हमें पता ही है, तो पोएम में हमने कहानी देखी बेटाओ। कहानी है इसमें एक ट्रैप्ड रैबिट की, ऐसा रैबिट जो जाल में फंस चुका है, ठीक है बेटाओ। आइए अब एक चीज और ध्यान रखो, आप अपनी छोटी क्लास से रैबिट को हम बेटाओ क्या बोलते हैं? हेयर भी बोलते हैं। रैबिट मीन्स भी क्या होता है? खरगोश, और हेयर मीन्स भी क्या होता है बेटा? होता है खरगोश। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैबिट एंड हेयर? थोड़ा सा हमें ये भी जानना चाहिए कि कभी ने रैबिट की जगह हेयर का प्रयोग क्यों नहीं किया? हेयर मीन्स भी क्या होता है बेटा? खरगोश होता है। अब आप देखिए, इसको हम रैबिट बोलेंगे, हेयर नहीं। अब देखो रैबिट और हेयर दोनों का मतलब बेटा खरगोश होता है, लेकिन हम दोनों में अंतर देखेंगे। सिंपली फर्स्ट जो बेटा हम अंतर देखेंगे, फर्स्ट अंतर क्या है कि जो रैबिट होता है, देखो इधर की साइड जैसे कि हम करके चलते हैं रैबिट, और इधर की साइड करके चलते हैं बेटा हम हेयर।
पहली चीज रैबिट जो होगा बेटाओ, ये रैबिट के जो ये ऊपर वाले ये जो कान होते हैं बेटाओ, क्या बेटाओ, कान है। ठीक है, सिंपली हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये क्या हो बेटा हमारा रैबिट। अब रैबिट के जो कान होते हैं ये थोड़े जो ईयर होते हैं ये स्मॉलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटाओ, स्मॉलर, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं बेटाओ, स्मॉलर, पहली चीज। अब इधर यदि बात करें हम किसकी, हेयर की, तो जो हेयर जो खरगोश होता है बेटा इसके कान थोड़े से लंबे होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। फर्स्ट चीज स्मॉलर, इसके ये एयर कैसे होते हैं बेटा, लॉन्गर। बात करें बेटा अगले पैर, इसको हम हाइंड लेग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइंड लेग्स। अब इसके हाइंड लेग्स भी कैसे होते हैं बेटा, स्मॉलर। लेकिन इसके जो हाइंड लेग्स होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, थोड़े लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं हेयर में। और इसमें ये अंतर है, हेयर जो होता है ये केवल स्क्रब में रहता है। किस में रहता है बेटा, स्क्रब। स्क्रब का मतलब होता है बेटा झाड़ियों में। इधर बात करें बेटा हम किसकी, हेयर की, तो हेयर देखो स्क्रब में तो रहता ही है, स्क्रब के साथ साथ मेरे बच्चों ये आर्किटिक भी होता है। क्या होता है बेटा, आर्किटिक। स्क्रब का मतलब होता है झाड़ी, झाड़ियों में दोनों रहते हैं, लेकिन इसमें एक विशेषता होती है, ये आर्किटिक होता है। अब आप एक से कहेंगे सर आर्किटिक क्या होता है, तो देखिए आर्किटिक जो है बेटा, आर्कटिक द कोल्डेस्ट जोन। कोल्डेस्ट जोन समझते बेटा, सबसे ठंडा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो सबसे ठंडा हो। अब सबसे ठंडे क्षेत्रों में क्या आता है बेटा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर सबसे, अगर हम जैसे ज्योग्राफी के अनुसार चलें, ज्योग्राफी के अनुसार, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर जो होता है वो सबसे कोल्डेस्ट जोन है बच्चों। इसका मतलब ये जो हेयर जो होते हैं ये स्क्रब झाड़ियों के अलावा नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी मिलते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर का मतलब होता है बेटा उत्तरी ध्रुव। क्या होता है बेटा, उत्तरी ध्रुव में भी ये पाए जाते हैं। अंतर, सबसे बड़ा अंतर क्या बेटा, और ये हम ज्यादा ठंडा प्रदेश सहन नहीं कर सकते। क्या चीज बेटा, रैबिट। केवल स्क्रब झाड़ियों जंगलों में मिलते हैं, ये कभी भी ठंडे प्रदेशों में बर्फ वगैरह में नहीं मिलते। जब ये उत्तरी ध्रुव में मिलते हैं तो इनकी चमड़ी कैसी होती है बेटा, कठोर होती है। कैसी होती है, कठोर। इनकी चमड़ी कैसी होती है बेटा, मुलायम होती है। इनके बाल थोड़े मुलायम सॉफ्ट होते हैं, इनके बाल थोड़े हार्डर होते हैं। इसी वजह से ठंडे प्रदेश में रह भी सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा आगे, इसके आगे के पैर छोटे, इसके आगे पैर लंबे, इसके कान छोटे और इसके कान, इसको देखो, इसको हम एक दूसरे नाम से और जानते हैं बेटा, जैक रैबिट। हेयर को अपन जैक रैबिट ही कह सकते हैं, क्योंकि आपने जो जैकाल देखा होगा ना, गीदड़, शियार जो देखा है, शियार के बराबर लंबाई होती है बेटा इसकी, जैसे शियार होता है। लेकिन शियार के कान थोड़े छोटे होते हैं, इसके कान अपर ऊपर की तरफ खड़े हो दिखाई देते हैं, वो अपना क्या होता है बेटा, हेयर होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना है। ओके बेटा। और सबसे बड़ी चीज जो होती है वो निकल के क्या सामने आती है कि जो रैबिट होता है ये बेटा सोशल होता है। कैसा होता है, सोशल। सोशल का मतलब सामाजिक, ठीक है। बट इट इज नॉट सोशल, ये सोशल नहीं होता है। यानी कि लोग इसको पेट कर सकते हैं, पाल सकते हैं, घरेलू बना सकते हैं, लेकिन रेयर कभी भी पालतू नहीं होता, ये केवल जंगलों में होता है। तो बेटा ये अंतर है हमारा रैबिट और हेयर में। सबसे पहली चीज कि रैबिट, और कवि ने इसमें किस चीज को व्यक्त किया है, कवि ने इसमें किस चीज को व्यक्त किया है बेटा, केवल रैबिट को, ना कि हेयर को। ओके, अब आगे चलिए। हाँ, एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, आपके कोई काम आ जाए बेटा, रैबिट हो या हेयर हो, अब इनका जो बच्चा होता है बेटा उसको हम वनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वनी।
क्या बोलते हैं? वनी। वनी मीन्स खरगोश का बच्चा है। आगे इसको बेटा अपन किटन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? किटन। शॉर्ट में हम इसको किड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? किड्स। कहीं अगर ये नाम आ भी जाए तो धोखा मत खाना। थोड़ी कहानी को मैं लंबा ले गया, कोई दिक्कत नहीं बेटाओ, क्योंकि कहानी कविता कुछ कहती है कि हमें जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में बेटा हमें पूरी तरह से नॉलेज मिलनी चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, हम हमारी कविता को हम अच्छे से समझते हैं। तो देखो कविता में एक तो बेटा कोई भी एक्सट्रैक्ट आता है, एक्सट्रैक्ट आता है, और एक्सट्रैक्ट में यदि जैसे इनमें से हमको जब देखेंगे तो हमको आराम से याद आ जाएगा। इनमें से जैसे कोई भी पहला फर्स्ट क्वेश्चन और हमारे लिए इस तरह से बन करके आ जाता है कि व्हाट्स द नेम ऑफ द पोइम, ठीक है, एंड हु इज पोइट। कविता का नाम क्या है, हु इज पोइट, और कवि कौन है। देखो बेटाओ एक पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एक्सप्लेन करके जब तक बच्चों को सारी चीज समझ में नहीं आए, टीचर पढ़ाते हैं ऑनलाइन पे, हम मानते हैं इस चीज को, इंग्लिश टू इंग्लिश बच्चों के सामने झाड़ा, थोड़ा सा अपने आप में बड़े बन गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सभी टीचरों को सम्मान करता हूँ, सब अपने आप में अच्छे हैं। लेकिन थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ मैं ऑल टीचर्स से कि हम और हमारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, और हम बच्चों को जितना अच्छा हिंदी मीडियम में समझा पाएंगे उतना इंग्लिश में नहीं समझा पाएंगे। हाँ इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम खुद, अरे हमको खुद को समझना है या हमारे बच्चों को समझाना है, हमारे स्टूडेंट को समझाना है। इसलिए मैं सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़, पता है सबको पता है कि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, बट बच्चों के सामने थोड़ा इंग्लिश में कम पेश आए, जहाँ इंग्लिश का वास्तव में काम पड़े वहाँ आप इंग्लिश में, और बच्चों को समझाने का काम पड़े वहाँ पे आप हिंदी यूज करें। ये मेरा आप सबसे सभी टीचर्स से हाथ जोड़ के निवेदन है। ओके बेटा, अब देखिए कविता में हम क्या करेंगे बेटा, पोएम में व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड हु इज द पोएट। जैसे ये एक एक्सट्रैक्ट दे दिया आपके लिए पेपर में बेटा, ये क्या दे दिया, एक एक्सट्रैक्ट कोई सा भी। अब इस एक्सट्रैक्ट में सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का और पूछा जा सकता है कि जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है इस पोएम का नाम क्या है और इसके कवि कौन है। तो सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, आपको अपनी 5 कविताएं, 5 कविताओं के कवि का नाम और कविता का नाम ये बिल्कुल भी नहीं भूलना, डोंट फॉरगेट, बिल्कुल पूरी तरह से याद रख के चलना है, जिससे कि हम आराम से 1 नंबर मुफ्त में प्राप्त कर सकें। द नेम ऑफ द पोएम इज, और पोएम क्या है बेटा, द स्नेयर। कोई सी भी पोएम है, द स्नेयर एंड जेम्स स्टीफन, इसको स्टीफेंस मत बोलो, स्टीफन्स इज द पोएट। ठीक का क्वेश्चन है बेटा, आराम से आ सकता है। देखो यहाँ पे जो भी मैं चीज लिखा हूं बेटा ऊपर की साइड, इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ी है, इसीलिए रब इरेज किया है, वो आप नोट डाउन कर लेना बेटा कॉपी में, नोट डाउन करते जाना, ठीक है। द नेम ऑफ द पोएम इज द स्नेयर एंड जेम्स स्टीफन्स इज द पोएट्स। अब देखो इज एक बहुत ही बेहतरीन बात जो आगे तक आपको काम देगी बेटा। अगर मैं समझाने लगूं ना बेटा तो एक पोएम कम से कम 4 दिन खा जाएगी, और बिल्कुल एक एक शब्द आपके सामने निकल के आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे यदि बेटा हम बात करें द स्नेयर एंड जेम्स स्टीफन, तो देखो इज का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी किसका प्रयोग हुआ है बेटा, इज का प्रयोग हुआ है, ध्यान देना। अब पोएम्स जो होती है
ये प्रत्येक पोएम्स बेटा प्रेजेंट टेंस में होती है, ध्यान रखना इस चीज को। पोएम का टेंस कौन सा होना चाहिए बेटाओ? प्रेजेंट। आपके लिए प्रश्न भी प्रेजेंट में आएगा तो उसका आंसर भी हमें किस में देना पड़ेगा बेटा? प्रेजेंट में, क्योंकि पोएम पूरी की पूरी प्रेजेंट में होती है, जितनी भी सारी पोएम होती है। हाँ, एक एक्सेप्शन के रूप में कोई पोएम ऐसी हो सकती है जिसमें बेटा पास्ट की कहानी सुना रखी हो, पास्ट की कहानी दे रखी हो, बहुत लंबी पास्ट की, वो दिख जाती है, पोएम ऐसी बात नहीं है। तो उस पोएम का भी हमारे पास बेटा वो है इलाज कि उसको हम पास्ट में भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट में लिख सकते हैं। आप तो केवल एक ही चीज ध्यान रखो, पोएम का आंसर या क्वेश्चन हमेशा किस में होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ध्यान रखना इस चीज को, कभी भी हम कोई प्रश्न आया और उसका आंसर बना करके चलें तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही हमको देना है। ये चीज नोट कर लेना बेटा माइंड में, ठीक? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना बन करके यहां आता है, मिटाता हूं बेटा। अब चलिए आगे। अब देखो बेटा, आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन। मैं आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, मैं हेयर सुनता हूं ए सडन, सडन कहते हैं यकायक, अचानक, क्राई ऑफ पेन, क्राई ऑफ पेन। क्राई ऑफ पेन का क्राई का मतलब क्या होता है बेटा? चिल्लाहट, और पेन का मतलब क्या होता है बेटा? दर्द भरी, ठीक है? यानी कि फुल ऑफ पेन, फुल ऑफ पेन जिसको पेनफुल बोल सकते हैं। आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, कभी स्वयं कहता है कि मैं अचानक से एक दर्द भरी चिल्लाहट सुनता हूं, ठीक है बेटा? अब यहां पे देखो बेटा, एक ये शब्द है अपना आई, किसके लिए आया है बेटा? पोइट के लिए। किसके लिए? पोइट के लिए। और इसमें दूसरा जो पात्र है बेटा, दूसरा पात्र क्या है हमारा इसमें? रैबिट। क्या है? रैबिट। कवि ने रैबिट के लिए क्या यूज किया है बेटा? ही यूज किया है। क्या किया बेटा? ही। क्या यूज किया है? ही। देखो, एज ही क्राइज अगेन फॉर इट, तो रैबिट के लिए इसमें, खरगोश के लिए क्या यूज किया है बेटा? ई। देखो, वैसे हम जनरली रैबिट जो जानवर वगैरह होते हैं बेटा, इनके लिए हम जनरली इट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए हम ही और सी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? कब? जब हम इनको एक व्यक्तित्व की तरह लेके चलें, एक व्यक्तित्व की तरह लेके चलें। अब देखो, अगर क्वेश्चन आपके लिए ये आ जाए कि बेटा व्हाट इज ही, चाहे हु से कर लेते बेटा, हु इज ही और आई। तो ही कौन है बेटा? रैबिट। तो ठीक है, तो यहां पे अपन ने लिखा बेटा रैबिट इज ही, इसको एंड कर देते हैं, एंड, और नहीं सॉरी एंड, एंड द पोएट इज आई। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना बेटा कि ही किसके लिए आया है? रैबिट के लिए। आई किसके लिए आया है? द पोएट के लिए। क्लियर? ये दो क्वेश्चन इस प्रकार से क्लियर होते हैं। अब देखो आगे, आगे एक चीज और समझाता हूं बेटा मैं आपको इसमें, कि जो कवि है बेटा, कवि ने इस पोएम में परसोना का प्रयोग किया है बेटा। अब आप ये कहेंगे सर ये परसोना कौन सी नई चीज आ गई? बेटा परसोना एक लिटरेरी टर्म्स होता है, साहित्यिक विधि। जितनी भी पोएम्स होती है मेरे बच्चों, ये साहित्य की होती है। किसकी होती है? साहित्य की, इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य की। तो साहित्य में लिटरेरी टर्म्स आता है बेटा अपने एक परसोना। जैसे कि हम हिंदी साहित्य में अलंकार वगैरह पढ़ते हैं बेटा, ठीक है? जैसे कि अपना उपमा अलंकार हो गया, रूप अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, ठीक है बेटा? ऐसे, और एक अपना पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार हो गया। तो ऐसे इसमें भी, इंग्लिश में भी सारे अलंकार है बेटा।
रूपक अलंकार मेटाफर हो गया, उपमा अलंकार सिमिली हो गया, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार हो गया, ठीक है, ओवर स्टेटमेंट्स अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। तो इस प्रकार से पर्सोना आता है बेटा, और पर्सोना को बोलते हैं बेटा हम व्यक्तित्व। क्या बोलते हैं बेटा? व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व में कवि जो होता है वो फर्स्ट पर्सन आई का यूज करता है। कवि जो होता है वो अपने लिए किसका यूज करता है बेटा? आई का। किसमें? पर्सोना में। कविता में यदि कवि ने अपने लिए बेटा आई का यूज किया है तो उस कविता में पर्सोनालिटी टर्म्स का प्रयोग किया गया है। यानी कि यहाँ पर कवि ने अपने लिए किसका प्रयोग किया बेटा? आई का। तो आई यहाँ पे क्या हुआ बेटा? पर्सोना। ध्यान रखना, इसको भी ध्यान रखना कि इस कविता में आई का यूज किसके लिए होता है बेटा? पर्सोना के लिए हुआ है, और पर्सोना अपने आप में एक व्यक्तित्व है। क्या बेटा? व्यक्तित्व। ठीक है, अब देखिए आगे। आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन। आई हेयर, पूरा नहीं बोलना, हियर। आई हियर, आई हेयर, आई हेयर, आई हेयर आ सडन क्राई ऑफ पेन। अब क्राई का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चों? चिल्लाहट होता है। क्या होता है? चिल्लाहट। पेन का अर्थ क्या हो गया बेटा? दर्द भरी। कैसी बेटा? दर्द भरी। यानी कवि स्वयं कह रहा है कि मैं एक दर्द भरी मैं अचानक से दर्द भरी एक चिल्लाहट को सुनता हूं। अचानक का मतलब कवि का ध्यान कहीं और था। कवि का ध्यान कहीं और था। फिर जैसे उसका ध्यान, अचानक से उसने कोई आवाज सुनी। जैसे कि हम कमरे में बैठ करके स्टडी कर रहे हैं, ध्यान तो हमारा कॉन्सेंट्रेट किस पर है बेटा? हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपनी स्टडी पर, लेकिन अचानक से कोई बाहर से दर्द भरी कोई चीख या चिल्लाहट या हमें कोई आवाज़ दे और अचानक कोई रोने की बाहर से आवाज़ आए तो एकदम से हमारा दिमाग वहाँ जाता है, और उस आवाज़ को हम कैसे बोलेंगे बेटा? सडन। कैसी आवाज़ बोलेंगे? सडन। तो इस प्रकार से कवि का माइंड तो कहीं और था, आने जाने में या कोई काम करने में, लेकिन उसने अचानक से एक दर्द भरी आवाज सुनी। कवि कह रहा है कि मैं अचानक से एक दर्द भरी चिल्लाहट को सुनता हूं। अब ध्यान दो, एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको। क्राई, क्राई मीन्स क्या होता है बेटा? चिल्लाहट। ठीक है, अब दूसरी चीज इसके साथ आ जाता है बेटा बीप। बीप का मतलब भी रोना या चिल्लाना होता है, और क्राई का मतलब भी चिल्लाना या होना होता है। क्राई आता है बेटा यदि हम वास्तव में रो रहे हैं। बीप हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि किसी को मारा तो कम है लेकिन वो रो ज्यादा रहा है, बीप लगाएंगे। क्राई लगाएंगे कि वास्तव में हकीकत में जो रो रहा है, किसी को कोई बहुत बड़ा सदमा है, किसी के घर में आग लग गई, कोई फेल हो गया है, ठीक है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या करेगा बेटा? क्राई करेगा, कभी भी बीपिंग नहीं करेगा। छोटे छोटे बच्चों के लिए हम देखते हैं आप कि हम हमेशा क्राई का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे किड्स बच्चे जो होते हैं, स्मॉलर, उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्राई का। क्योंकि वो वास्तव में रोते। छोटे बच्चों को जब भूख लगती है या कुछ परेशानी जब शरीर में होती है तो वास्तविकता में वो रोते हैं, ना कि वीप करते हैं। ठीक है, स्क्रीम मीन्स भी चिल्लाना होता है, साउटेड मीन्स भी चिल्लाना, किसी को आवाज लगा बुलाना। लेकिन यहाँ क्राई का मतलब होता है कि रोना, रोने के लिए यूज होता है बेटा, चिल्लाने के लिए। तो यहाँ पे जो चिल्लाहट है वो चिल्लाहट कैसी आ रही है बेटा? रोने की सी आवाज आ रही है। आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन। मैं अचानक से एक दर्द भरी चिल्लाहट सुनता हूं। अब देखिए बेटा, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। शायद इज ए रैबिट, एक खरगोश, इन ए स्नेयर, जाल में फंस गया है। स्नेयर का हम अर्थ करके चले थे बेटा क्या? जाल, तारों वगैरह से बना हुआ। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। शायद एक खरगोश जो है वो किसी जाल में फंस गया है। नाउ अब आई हेयर द क्राई अगेन। द क्राई, अब देखो यहाँ क्राई से पहले किसका प्रयोग हुआ है बेटा? ए सडन क्राई। और यहाँ क्राई से पहले किसका प्रयोग हुआ बेटा? दी का। क्यों अंतर देखो बेटा? यहाँ क्राई से पहले ए का प्रयोग हुआ है, यहाँ क्राई से पहले दी का प्रयोग हुआ है, यहाँ रैबिट से पहले ए का प्रयोग हुआ है, आगे यदि कहीं रैबिट आएगा तो दी का प्रयोग आएगा। ठीक है, ओके बेटा। अब यहाँ पे जो सडन क्राई जो है, क्राई है क्रिया नहीं है, नाउन है बेटा। ये कैसी है बेटा? अचानक कवि ने आवाज सुनी। कैसी सुनी? अचानक। तो वो आवाज कैसी हुई बेटा? कवि के लिए इंडेफिनिट। कैसी हुई बेटा?
इंडेफिनिट, अनिश्चित आवाज, इसलिए किसका प्रयोग किया? ए का। यहां अब ये आवाज जब द क्राई, वो चिल्लाहट दोबारा से आ गई, तो अब ये चिल्लाहट कैसी है बेटाओ? डेफिनेट है। कैसी है? डेफिनेट। इसलिए इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया, किसका? दी का, क्योंकि वही चिल्लाहट। कौन सी? उसी। नाउ आई हेयर द क्राई अगेन, अब मैं उसी चिल्लाहट को, उसी कौन से? पहले वाली, दर्द भरी, अब मैं उसी चिल्लाहट को अगेन, पुनः सुनता हूं। यानी एक बार तो कवि ने पहले सुनी, फिर उसने सोचा कि शायद ये जो चिल्लाहट है वो किसी खरगोश की है, शायद खरगोश कोई जाल में फंस गया है। अभी कवि कह रहा है कि अब मैं उसी चिल्लाहट को, यानी वही दर्द भरी चिल्लाहट को पुनः सुनता हूं। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं कि ये आवाज कहां से आ रही है। ओके बेटाओ, अब देखिए इस जो फर्स्ट स्टेंजा में हमारे सामने एक क्वेश्चन बन के सामने आता है बेटाओ। व्हाट डज द रैबिट डू टू गेट हेल्प, यानी कि जो खरगोश है वो सहायता के लिए क्या करता है? खरगोश जो है ये सहायता के लिए क्या करता है? अब इसी स्टेंजा में बेटा इसको थोड़ा सा आप समझ के देखो, ठीक है? तो इसमें बस एक ही चीज सामने आएगी, बस हमारे सामने आंसर जब हम करेंगे बेटा इसमें कि द रैबिट क्राइज नाउ एंड अगेन टू गेट हेल्प। नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन को, बड़ा काम का क्वेश्चन बताओ। यानी कि इस जो स्टेंजा में हमको दिया हुआ है कि जो रैबिट है, खरगोश है, वो सहायता के लिए क्या करता है? तो द रैबिट क्राइज नाउ एंड अगेन टू गेट हेल्प, यानी सहायता के लिए जो वो खरगोश है, ये नाउ एंड अगेन का मतलब होता है बार बार क्या करता है बेटा? वो चिल्लाता है। क्या करता है? बार बार चिल्लाता है। ठीक है बेटो, अब चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ये थोड़ा अजीब हो गया लाइन में, यहां पे विस्मय आदिबोधक चिन्ह लगा हुआ है बेटा, और विस्मय आदिबोधक चिन्ह जानते हैं, इसको विस्मय आदिबोधक चिन्ह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये ऐसे शब्द जो हमारे दुख, खुशी, आश्चर्य वगैरह को प्रकट करते हैं। देखिए आश्चर्य वगैरह को प्रकट करते हैं। अब इस लाइन में देखो बेटा, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, तो ये कविता किसको प्रकट करती है बेटा? दुख को। किसको प्रकट करती है? दुख को। इंटरजेक्शन का मतलब होता है बेटाओ कि हम जैसे कोई इंटरजेक्शन खुशी के लिए लगाया गया है तो हम उस लाइन को खुश होकर बोलें। यदि इंटरजेक्शन किसी दुख के लिए लगाया गया है तो हम उस लाइन को थोड़ा पैथेटिक रूप से बोलें। ठीक है, अब आप इसको आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, ठीक नहीं लगेगा बताओ? आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, क्योंकि दर्द भरा लगा हुआ है। तो यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो एक्सप्रेशन है बोलने का, वो भी थोड़ा सा कैसा होना चाहिए? दर्द भरा होना चाहिए। खुश होकर हंस करके नहीं पढ़ाई जा सकती है कविता। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे देखो आपको मैं लेके चलता हूं बेटा हिंदी, अपना हिंदी का एक शब्द है बेटा हाय, अपना एक हिंदी का शब्द है हाय। तो हाय दुख के लिए यूज करते हैं अपन, हाय मेरा दोस्त फेल हो गया, हाय उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। हाय खुशी के लिए यूज करते हैं, या कोई जरा हाय ऐसे भी बोलते हैं किसी को, हाय ब्रदर, हेलो ब्रदर, हाय ऐसे भी करते बेटा। लेकिन एक्सप्रेशन यूज करेगा, कहीं कोई की मृत्यु हो गई और हम वहां जा गए और वहां जाकर कह रहे हाय हाय हाय, नहीं, उस समय फिर हमको क्या बोलना पड़ेगा? हाय।
अपना जो एक्सप्रेशन है वो दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं बताओ कि एक शब्द कई चीज के लिए इंटरजेक्शन हमको यूज देखना है किस चीज के लिए आया, तो उसी प्रकार से हमको वो शब्द यूज में लेना है। तो ये कविता हम आई हेयर सडन क्राई ऑफ पेन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर इट। लेकिन आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं कि फ्रॉम वेयर कि वो आवाज कहां से आ रही है। लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं कि वो आवाज कहां से आ रही है। यानी कवि ने क्या किया बेटा, दर्द भरी चिल्लाहट तो सुनी, लेकिन दर्द भरी चिल्लाहट के साथ साथ वह ये फिक्स नहीं कर सकता कि वो आवाज कहां से आ रही है। आगे देखिए बेटा, ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वह मदद के लिए चिल्ला रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम की घंटी बज गई है हमारे सामने। अब हम इस कविता को आपके लिए कल ही करा पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, पता नहीं बातों बातों में कहां से कहां पहुंच गया। इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूं कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा इस कविता में। तो आज की जो कविता है ना प्रिय स्टूडेंट्स, वो मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूं, और कल नेक्स्ट क्लास में हम इस कविता को पूरा करेंगे। कुछ इसके क्वेश्चन आंसर भी हम साथ साथ में क्लियर करेंगे बेटाओ। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले बेटाओ, थोड़ा सा मैंने आपको जिस तरह से फॉलो किया है आप उस तरह से चलिए, ठीक है। अब अगर अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा जल्दीबाजी भी लग जाएगी, कल मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको पोएम को पूरा कराता हूँ। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं स्टूडेंट्स। तो और मैं चाहूँगा कि आप बड़े इंटरेस्ट के साथ देखेंगे और बड़े ही इंटरेस्ट के साथ इसे पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके बाय।